नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया और सत्र के पहले ही दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में उठे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की, चिटफंड संशोधन बिल की और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। लोकमंच में इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन आज दरअसल चिटफंड से संबंधित जो बिल था वो खासा महत्वपूर्ण रहा, उस पर चर्चा हुई। और असल में दरअसल ये मुद्दा इतना ज़्यादा देश में एक बड़ा विषय रहा है क्योंकि लोगों की इसमें गाड़ी कमाई लगी होती है और कई बार ये देखने में आता है कि लोग चिटफंड वाली जो कंपनियां आती हैं वो लोगों का पैसा मार लेती हैं या लेके भाग जाती हैं। सरकार चाहती है कि चिटफंड से जुड़ा जो कारोबार है उसमें पारदर्शिता है, उसकी जवाबदेही तय हो। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर सदन में किसने क्या कहा। The Chit Fund Act 1982 was enacted to provide for the regulation of chit funds, which have conventionally satisfied the financial needs of the low-income households. Chit funds provide an important source of finance and at the same time an avenue to save for small businesses and low-income households in India. In a chit fund, a group of individuals come together for a predetermined duration and contribute a certain sum of money by a way of periodical installments at regular intervals. By combining credit and savings in a single scheme, people who are in need of funds and those who want to save are able to meet their requirements simultaneously. But Madam, there were many concerns raised by the stakeholders, and to address those concerns, the government formed a key advisory group on chit funds to review the existing legal, regulatory and institutional framework for chit funds and its efficacy and suggest legal and regulatory initiatives required for orderly growth of the sector. गारंटी जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट था एंड जो रिकमेंडेशन है उसमें ये बताया गया है कि इसको खाली डिपॉजिट अमाउंट 50% ऑफ द चिट वैल्यू करे एंड इसको जो कमेंसमेंट ऑफ चिट उसके टाइम में रखा जाए। ये भी इस बिल में कंसिडर किया गया नहीं है। और एक चीज जो मेन है फोरमैन का इंटरेस्ट सेव करने के लिए, इट सिक्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ फोरमैन बाय गिविंग हिम राइट ऑफ लैंड टू सिक्योर ड्यूज फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। लेकिन जो मेन होता है इसमें सब्सक्राइबर का हित के लिए कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट इंश्योर्ड। यू आर टेकन केयर ऑफ द फोरमैन। फोरमैन ठीक है, वो अपना जो भी कलेक्ट कर सकते सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर कुछ क्यों नहीं है। एंड ये रिकमेंडेशन भी था कि कैन वी हैव समथिंग लाइक इंश्योरेंस, जितना चिट अमाउंट है उसके ऊपर इंश्योरेंस कर सकते हैं कि ताकि सब्सक्राइबर का इंटरेस्ट भी इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। एंड जब इतना सालों के बाद ये बिल आ रहा है तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे कर सकें कि अब लाइक कैन वी हैव सम अंडरटेकिंग फी बेस्ड एक्टिविटीज़, क्रेडिट हिस्ट्री देख के या फिर ट्रांजेक्शन बेस्ड हिस्ट्री देख के देखे कि चिट फंड का कंपनी कर सकते हैं कि नहीं। ये प्रावधान रखे। खाली बाय एडिंग सम नेम्स लाइक फ्रैटर्निटी एंड अदर थिंग्स, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। इसको एक पूरा रेगुलेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि ये कैसे लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉपर एनबीएफसी टाइप का करें ताकि चिट फंड इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। ऑफिसर्स है, हम सारे पॉलिटिशियन लोग जो पूरे देश भर में काम करते हैं, इसका वॉल्यूम सभापति महोदय जी बहुत बड़ा है। ये 18 लाख तक ही नहीं है, इसका वॉल्यूम इससे भी बहुत बड़े पैमाने पे है। और जो इसमें मिनिमम जो रखा है, जो रेगुलेशन के बाहर है, 100 रुपये तक के लोगों को इसमें रेगुलेशन से बाहर रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कोई अमेंडमेंट भी अगर आता है तो इसको 100 से बढ़ाकर 500 या 1000 रुपया भी अगर करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। 1982 के बाद में 2019 में हम 40 साल के बाद में इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं। 40 साल में देश बहुत आगे बढ़ गया है, रुपये का वैल्यू भी बहुत, उसमें बहुत बदलाव आया है। और ये 100 रुपया मैं मानता हूँ कि बहुत कम है, इसलिए इसको भी अगर बढ़ाने की अगर कोई सिफारिश करता है तो उसको सरकार ने भी बहुत बड़े मन से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि 100 और लाख के बीच का जो वॉल्यूम है वो तो फिर रेगुलेशन के साथ चलेगा तो रेगुलेशन के बगैर चलेगा। और ये देश में हम लोगों ने देखा है कि जो रेगुलेशन के माध्यम से जो लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं,
लेकिन आज तक मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा कोई भी स्कीम के बारे में या तो कांड के बारे में देखा नहीं कि गड़बड़ घोटाले होने के बाद में जो हमारी मशीनरी है वो एक्टिवेट होकर उसको उसके पर जो कायदे हम बनाते हैं उसके ऊपर से Epic. You have brought sufficiently good bill which deals with the other things. It is covered. Now you scrap it. My question remains, do cheat fund constitute a valid business? Ponzi schemes, whether the Ponzi schemes are invalid? So if cheat funds are valid or Ponzi schemes are invalid, how will the common people able to make a distinction about investigating in cheat funds and investigating in Ponzi schemes? These are basic fundamental things are really missing. That is the reason people are misled. जो चिट फंड से संबंधित मुद्दा है, जो बिल आज सदन में पेश किया गया, दरअसल वो आम आदमी से जुड़ा सीधे सीधे मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में किस तरह से चिट फंड के नाम पर शारदा घोटाला एक उभर के सामने आया। देश के कई दूसरे राज्यों में भी समय समय पर इस तरह के घपले घोटाले सामने आते रहे हैं। आम आदमी का पैसा कंपनियां लेके भाग जाती हैं या मार लेती हैं, इस तरह के कई बार सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा सरकार इस बिल के जरिए इस पूरे कारोबार में एक पारदर्शिता लाना चाहती है, जवाबदेही तय करना चाहती है और आम जनता का पैसा सुरक्षित रहे, उसको ये भरोसा दिलाना चाहती है। इस पर चर्चा लोकसभा में हुई। हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान इस समय मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बिल के जो खास पहलू हैं, क्या बिंदु इसमें हैं, क्या कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, उसको समझने की मैं कोशिश करूंगा। AIMIM के सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ हैं। इम्तियाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा विषय है और संसद सत्र के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इतना महत्वपूर्ण बिल आना एक अच्छा शुभ संकेत मैं कहूंगा कि आम जनता के लिहाज से। इस बिल में क्या कुछ खास है, आप कैसे देखते हैं इसको और क्यों लाने की जरूरत पड़ी? देखिए, चिट फंड के माध्यम से जो गरीब तबका है खास तौर से जी, या लोअर मिडिल क्लास है, यदि आर्थिक दृष्टि से कहें तो वो उसमें सर्वाधिक प्रभावित होता है। और जैसा आपने भी उल्लेख किया कि इसका साइज बहुत बड़ा है जी। आज बहस के अंदर भी दौरान भी सभी मान्य सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया, बंगाल का उल्लेख किया, तो बताया कि 9 लाख वहाँ पर केवल उसके एजेंट्स हैं। तो जो अंतिम उपभोक्ता है उसकी संख्या तो बहुत बड़ी है, ये करोड़ों के अंदर है। तो पिछले सत्र में एक अनलॉफुल जो डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में कानून सरकार लेकर के आई थी, जो एक प्रकार से पॉन्जी स्कीम जिसको कह देते हैं। किसी ने कुछ आकर्षक कुछ वायदे किए और उसके आधार पर एट लार्ज लोगों से धन इकट्ठा कर लिया, उसके विषय में सरकार ने कानून बनाया है। आज जो चिट फंड का विषय था वो सामान्यतः जो लोग चिट डालते हैं, हम देखते हैं कि उसमें सेविंग भी होती है उसकी जी, और उसको एक बार में धन भी मिल जाता है। वो किसी ने डाला, उसका समय अलग अलग रहता है, 2 साल का डाला, 3 साल का डाला, 10 महीने का डाला, उसमें कुछ अमाउंट तय कर लिया। वो अमाउंट भी छोटा या बड़ा, माने बहुत बड़ा तो होता ही नहीं है वो, लेकिन कहीं 10,000 भी होता है, तो कहीं 1,000 भी होता है, या कहीं 25-50 हज़ार भी होता है। तो वो सब लोग मंथली उसकी वो डालते हैं। और ये थोड़ा जानते हैं लोग कि उसको बीच बीच में उसका वैल्यूएशन होकर के कोई व्यक्ति उसको ऑक्शन में ले लेता है तो उसको इकट्ठा पैसा मिल जाता है और उससे उसकी सेविंग भी एक प्रकार से होती है, बाद में किस्तें भरता रहता है। और दूसरा, उसको एक मुश्त पैसा मिल जाता है जिसको अपने किसी कारोबार के लिए या किसी अन्य काम के लिए वो उपयोग करता है। तो ये जो पहलू है, ये इसके अंदर भी बड़ी रेगुलेटरीज हो रही थी। इसमें दोनों प्रकार से लोग ठगे जा रहे थे। एक तो चिट फंड का जो उठाने वाला लोग है, उसने साइज बढ़ा दिया, उसका पैसा ले लिया उसने और कहीं पर गायब हो गया। या यदि वो रेगुलेटेड नहीं है तो उसने पैसा लेकर के बैठ गया और जिन्होंने की चिट है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो उसके चक्कर लगा रहे हैं जी। या फिर ऐसा भी होता था इसके अंदर कि कोई एक व्यक्ति नोटोरियस इसके अंदर इस ग्रुप में घुस जाता था और वो किसी ने उसने पैसा उठा लिया, वो गायब हो गया, उसने किस्तें देना बंद कर दिया। तो इसको इन सब दोनों जो बातें हैं, और वो दोनों ही बातें सेविंग के ऊपर भी हैं और उसके एक बार में धन उपयोग के लिए मिल जाए उसके लिए भी हैं। इससे बचाने के लिए एक प्रकार से आज का खास तौर से चिट फंड का विषय आया है जी। तो उसमें बहुत सारे एप्रीहेंशन भी लोगों ने रखी हैं कि यदि छोटे छोटे जो कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के होते हैं
या लोग इकट्ठा करके कुछ काम चलाते हैं, उसको भी इसकी सीमा में लाएंगे तो इसमें कुछ परेशानी तो नहीं पैदा हो जाएगी। या जैसे अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 100 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, उसमें थोड़ा उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटे अमाउंट को रहने दें इसके अंदर। ऐसी अनेक चीज़ें इसके अंदर आई हैं, लेकिन कुल मिला करके छोटा जो हमारा आर्थिक दृष्टि से हमारे कम आय वाले लोग हैं वो किसी प्रकार से चीटेड ना हों। और जैसा मैंने कहा कि इसकी बहुत बड़ी संख्या है, और जो सरकार की कोशिश है कि सब चीज़ें आर्थिक जगत के अंदर ट्रांसपेरेंट हों, मैंने उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए। अब उसमें असहमतियाँ अभी तक भी लोगों को अब व्यक्त करते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का विषय या अन्य विषय हो, लेकिन तो भी सरकार के हमारे तर्क हैं, उससे लाभ हुआ है। और ट्रांसपेरेंसी के कारण से कुल मिला करके हमारे संसाधनों में वृद्धि हुई है और दुनिया के अंदर हमारी साख भी बढ़ी है। तो उस क्रम में ये बिल आज का है और इस पर बड़ी विस्तृत आज चर्चा हुई है। कल मैं समझता हूं इसका मंत्री जवाब देंगे और ये बिल पास होगा। जी बिल्कुल। चिट फंड संशोधन विधेयक जो है वो दरअसल अपने आप में कई प्रावधानों के साथ सदन में लाया गया है। इसमें कई तरह के प्रावधान ये किए गए हैं कि अगर कोई कंपनी लेके जैसे भागती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का और सख्त कानून बनाया गया है। इसमें इम्तियाज भाई, आप कैसे देखते हैं संशोधन जो बिल है चिट फंड से संबंधित? देखिए, मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया है कि आर्थिक उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी साहब ट्रांसपेरेंसी के लिए अपना बड़ा दावा करते हैं कि मेरा हर काम ट्रांसपेरेंट है। अगर ये पहले ही टर्म के पहले ही साल अगर ये बिल लेके आ जाते तो मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर हज़ारों में नहीं लाखों के अंदर और करोड़ों का नुकसान लोगों को सहना पड़ा है। लाखों लोग ऐसे हुए हैं जो ये चिट फंड का या पॉन्जी स्कीम्स का शिकार हुए हैं। आए दिन आप अखबार उठा के देख लीजिएगा, देश के किसी न किसी शहर के किसी न किसी गांव के अंदर से ये खबर आती है कि एक पॉन्जी स्कीम या चिट फंड स्कीम तैयार की गई थी और लेकर फरार हो गए हैं। हमने पिछले बार जैसा ने बताया है, हमने सदन के अंदर ये बहस किया था और जो आंकड़े आते हैं ये सरकार के पास भी सही आंकड़ा नहीं है कि कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं और कितने करोड़ की ठगे गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या तो वो छोटा अमाउंट डालने वाला ये सोचता है कि चलो यार इतना गया है, अब कौन पुलिस में जाके कंप्लेन करेगा, इतने के लिए कौन झंझट मोलेगा, ये एक तबका होता है। और दूसरा तबका वो होता है जो बेईमानी का बहुत पैसा ब्लैक का इसके अंदर लगाता है, अलग अलग नाम के जरिए लगाता है, वो भी हिचकिचाता है कि पुलिस के अंदर जाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का होता है तो वो पॉन्जी स्कीम चलाने वाले का, चिट फंड चलाने वाले का, और जितने लोग पुलिस में जाते हैं। अब चूंकि इसके अंदर कोई रेगुलेशन ही नहीं था, इतने सालों से हैरानी की बात है कि कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले इसके अंदर सामने आए हैं। मैं एक उदाहरण के तौर के ऊपर आपको देता हूं कि हैदराबाद के अंदर एक हीरा गोल्ड नाम की एक स्कीम चलाई गई थी, बेंगलोर के अंदर एक और एक स्कीम चलाई गई थी। कई हजार करोड़ लोगों को इसके अंदर, लोगों का पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट था। अचानक ये पैसा गायब हो गया। मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगा दी थी। किसी ने, माँ बाप ने अपने रिटायरमेंट का पैसा लगाया ताकि बच्ची का शादी करवा सके, किसी ने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लगाया कि चलिए ये पैसा आएगा, तो सूद तो छोड़िएगा असल भी हाथ से निकल गया और वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस के पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं था। आरबीआई साफ तरीके से कह देती थी कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हर कोई जानता था कि एक बेईमानी चल रही है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए इतना वक्त सरकार ने लगाया है। हम आज भी, जैसा मैंने शुरुआत से कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज ये बिल पास हो जाएगा, कल से जितने भी लोग इस तरह की स्कीम चलाएंगे उनको ये मालूम होगा कि ये कानून के तहत, हमारा ये सवाल है कि जो कई सारे लोग अभी तक ठगे जा चुके हैं और इस उम्मीद के अंदर है कि उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा, तो क्या ये कानून उन लोगों के लिए भी लागू रहेगा कि जो पुराने हैं, या वो पुराने कहेंगे कि हमारे टाइम के ऊपर तो कानून था ही नहीं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, मेरे हिसाब से इसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत गरीब लोग होते हैं। जैसा आपने बताया है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के भी लोग, उनकी मंशा होती है कि चलिए साहब अपना पैसा थोड़ा सा जमा हो जाएगा, घर बना लेंगे, शादी करवा लेंगे, नौकरी करवा, बच्चे के लिए नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए कर लेंगे करके। लेकिन इतना ज़्यादा
अनरेगुलेटेड ये एक पूरा देश भर में एक स्कैम चल रहा था और उसको इतनी देर के बाद लाया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम तो चाह रहे थे कि ये बिल आज ही पास हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है वो लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना। देखिए, आप एक को सज़ा देंगे तो 10 सतर्क हो जाएंगे जी। अगर लोगों को ये पता चलेगा कि साहब ये हैदराबाद में हुआ, क्या हुआ, किसको कुछ नहीं हुआ, बेंगलोर के अंदर हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंगलोर के अंदर हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी का उसके अंदर चंद महीनों के लिए जाते हैं, वापस निकल के बेल के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो इतने हज़ार करोड़ रुपए का होता है कि जो अंदर जाता है वो सोचता है कि 6-8 महीने के लिए अगर मैं अंदर गया तो मुझे कोई ये नहीं है, अब तो मैं बाहर निकल के आ गया, अब मेरे को कोई कानून कर नहीं सकता क्योंकि मेरा जितना भी है कमाने का था वो मैंने अब पूरा रास्ते से अपना कमा लिया है करके। तो ये बिल मेरे हिसाब से बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अभी आया है, हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पे एक और चोट, एक और कार्रवाई की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। दरअसल चिट फंड जो कंपनियां हैं वो एक तरह से घपले घोटाले का बहुत बड़ा या काले धन का एक बहुत बड़ा सा ये जरिया बन गई थी। शारदा घोटाला पश्चिम बंगाल का अपने आप में उसने पिछले कई सालों में सुर्खियां, मैं कहूँ एक तरह से कुख्यात होकर सामने आया है और कई बड़े इसमें लोग फंसते हुए नजर आए हैं। भ्रष्टाचार पे एक और वार, क्या इसको माने इस बात को? निश्चित रूप से है। और देखिए होता क्या है कि आज जिस प्रकार का एक राजनीतिक परिदृश्य है, सामान्यतया इस प्रकार के जो ठग कह लीजिए उनको, चीटर्स कह लीजिए उनको, यानी चिटफंड का नाम ही चीट फंड लोग बोलने लग गए थे उसको, तो इनके जो आर्थिक जो ताकत होती है इसका ये उपयोग फिर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी करते हैं। वो जहाँ गए उनको प्रोटेक्शन मिल जाए और वहाँ से उनको वो कोशिश करते हैं उनको किसी अन्य तरीके से, जैसा बंगाल का भी उदाहरण है, अन्य प्रदेशों का भी उदाहरण है, कि बंगाल कोई अकेला उसका उदाहरण नहीं है, तो वो फिर राजनीतिक आश्चर्य प्राप्त कर लेते हैं और एक प्रकार से राजनीति के अंदर भी वो गंदगी पहुंचती है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है और अल्टीमेटली जो गरीब व्यक्ति है वो लूजर रहता है। और जैसा अभी इम्तियाज बता रहे थे, क्या स्थिति होती है, जीवन भर की कमाई उसकी चली गई, सारे सपने उसके बिखर गए, बच्चों का विवाह है या कुछ अन्य काम है, आदमी जीवन भर संचय करता है ये सोच करके कि अब भी ये चलो इसके अंदर मेरा रुपया सुरक्षित भी रहेगा, थोड़ी बाद मेरा पैसा बढ़ भी जाएगा तो मैं उसको एक मुश्त कहीं पर उपयोग कर लूँगा, तो ये स्थिति होती है। तो निस्संदेह इस प्रकार के इस कानून बनने से भ्रष्टाचार पर एक और प्रभावी प्रहार सरकार ने किया है। और आपने बात देखी होगी कि पूरे हाउस के अंदर कहीं पर भी इस बिल के संबंध में कोई ये ठीक कुछ संशोधन, कुछ बताए, कुछ आशंकाएं बताई, वो बताने भी चाहिए, चर्चा का अर्थ ही होता है, चर्चा का अर्थ ही होता है। लेकिन कहीं पर भी किसी भी दल के द्वारा, किसी भी ऑनरेबल एमपी के द्वारा इसका कहीं पर भी विरोध नहीं किया गया जी। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, एक चीज हमें देखने को मिली कि शारदा घोटाला पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में तीखी नोकझोंक देखने को वो थोड़ा होगा, उसका कोई वो चीजें चलती हैं और वो भी राजनीति, ये संसदीय बहस का वो हिस्सा है। वो कई बार चुटकियाँ भी होती हैं, कई बार व्यंग भी होते हैं, कई बार कटाक्ष भी होते हैं और उसका प्रत्युत्तर भी होता है, तो ये उसमें कई बार आनंद भी आता है और थोड़ा सा जो भी है गर्माहट भी होती है, ठंडक भी होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि संसदीय कार्रवाई का हिस्सा है, उसका आनंद लेना चाहिए बस। जी बिल्कुल आनंद लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस टकराव को? क्योंकि कई बार सवाल ये आता है इम्तियाज जी कि जो चिटफंड कंपनियां होती हैं कहीं ना कहीं एक नेक्सस सामने उभर के इसमें आता है, जिसका फायदा खासतौर से जो ऐसे तत्व होते हैं जो किसी नियम से नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन देखने में आता कि मैं शारदा घोटाले की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे घोटाले ने हमारा राजनीतिक तंत्र है उसको प्रभावित किया, हमारे शासन तंत्र को प्रभावित किया, इसलिए मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि आज भी चर्चा में इसका उदाहरण आया। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि ये शारदा स्कैम ही था जिसके बाद से ये मुद्दा लोगों के बीच में आया और ये चर्चा का विषय बना कि किस तरह से लोगों को, क्योंकि मीडिया एक्सपोजर इसको इतना ज़्यादा मिला था। ठीक है, वो पॉलिटिकल जो एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए जा रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो स्कैम के बाद लोगों को एक एहसास हुआ कि अरे ये शारदा स्कैम का तो मेरे शहर में भी चल रहा है करके। और मेरा सिर्फ इस बिल के ताल्लुक से ये कहना है कि इसके अंदर देखिए एक मोडस ऑपरेंडी जो चलाई जाती है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप सिर्फ दोषी
वो जो चिटफंड चला रहा है उसको नहीं अकेले आप उसको दोषी करार दे सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को उसके अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं, इनॉग्रेशन के लिए उनको बुलाया जाता है। अब मैं राजेंद्र जी को बहुत मानता हूं, अब मैं देखूंगा कि अगर राजेंद्र साहब अगर जाके इस चिटफंड का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो मैं देखूंगा नहीं कि उसकी सत्यता क्या है करके, मैं तो यही सोचूंगा अरे राजेंद्र साहब जैसा सीनियर आदमी वहां पर गया हुआ है तो यकीनन इसके अंदर कोई झोल नहीं होगा करके। दूसरा ये है कि सारे फिल्म स्टार्स को उसके अंदर या सेलिब्रिटीज को उसके अंदर रोप इन किया जाता है। अब आप इमेजिन कर लीजिएगा कि किसी पॉन्जी स्कीम को या चिटफंड स्कीम को अमिताभ बच्चन आकर अगर ये कहेगा कि आप ये इसके अंदर लगाइए, पैसा लगाइए, निवेश लगाइए, ये करिएगा, लोग एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे कि ये इसके अंदर कुछ झोल हो सकता है क्या करके, क्योंकि हमारे पास आइडल वर्शिप है। हम लोग सेलिब्रिटीज़ को बिल्कुल एक आइडल की तरह है तो हम लोग वर्शिप करते हैं। तो जब इस तरह के, तो मेरा तो ये कहना है कि सिर्फ चिटफंड वाला चलाने वाला ही दोषी नहीं, जो इसको प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं उसका भी दायित्व है कि तुम प्रमोट करते वक्त तुम टीवी पे आने के बाद या अखबारों के अंदर अपनी तस्वीर छपाने से पहले ये इंश्योर कर ले, वरना दोषी अगर वो चिटफंड चलाने वाला रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ छींटे आपके आंख पे भी आएंगे और आपको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा करके। क्योंकि गांव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर लोग उन सेलिब्रिटीज़ को देखकर, उन बड़े बड़े नेताओं को देखकर कि ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग बिना कुछ सोचे समझे तो अपनी पूंजी लगा देते हैं और बाय द टाइम जब ये मामला सामने आता है तब जो सेलिब्रिटी होता है उसको तो उसकी फीस मिल गई है, वो साहब निकल कर चले जाते हैं। आखिरकार भुगतता कौन है? तो वही आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी वहाँ पर लगा बैठा है। जी बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी आपने कि छोटे छोटे लोग जो मैं कहूँ अगर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कोई परचून की दुकान चलाता होता है, रिक्शे वाले, तांगे वाले, इस तरह के लोग भी कभी कभी 10-10 रुपये दे के अपनी एक तरह से उसमें स्कीम में भाग लेते हैं और कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद पता लगता है कि कोई कंपनी आम आदमी का पैसा लेके भाग जाती है और आम आदमी के सपने टूट जाते हैं। क्योंकि नियमों का अभाव था, कानून का अभाव था, इसलिए सरकार इस बिल के जरिए, जो चिटफंड संशोधन विधेयक, इस बिल के जरिए कानून को कसना चाह रही है ताकि इसमें पारदर्शिता आए और ग्राहक को उसके पैसे की सुरक्षा मिले। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इसमें यह आता है जो अभी इम्तियाज भाई ने कहा कि सेलिब्रिटीज़ इसमें ज़्यादा आ जाते हैं या उनको लाया जाता है, इस पर कैसे अंकुश लगेगा? नहीं, उन पर भी लगेगा अंकुश। अब आप देखिए कि अभी उपभोक्ता संरक्षण कानून पिछले सत्र के अंदर ही पास हुआ, उसमें ये बात ये सुनिश्चित की गई कि इस प्रकार की सेलिब्रिटीज हैं तो उनको जो है उनको मुक्त नहीं किया जाएगा, वो भी अपराध में भागीदार माने जाएंगे। तो ये बात सब जगह लागू होगी और ये जो कानून बना है पिछली बार उसके अंदर भी इस बात का प्रावधान है कि सेलिब्रिटीज़ को इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रमोट करते हैं, एंडोर्स करते हैं तो उसमें उनकी जिम्मेदारी बनेगी जी। तो ये चीज़ें इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि ये जो आज का जो कानून है उसमें उस प्रकार का चिट फंड का नहीं है। ये जैसे मैं प्रारंभ में ही कहा, वो तो पिछली बार जो अनलॉफुल जो उसका था वो अलग था, अवैध धन संग्रह का कह लीजिए या जो कुछ भी है, अनलॉफुल डिपॉजिट्स का। लेकिन ये जो आज का जो बिल है जिस पर आज चर्चा हुई है, ये दूसरे प्रकार का चिट फंड है और उसमें कोई सेलिब्रिटीज नहीं उसमें इन्वॉल्व होती हैं, सामान्यतः इसमें नहीं होती हैं। ये तो परस्पर बैठ करके एक 20 का ग्रुप, 25 का ग्रुप, 50 का ग्रुप के बाद थोड़ा और बड़ा ग्रुप हो जाता है, एक राशि एक निश्चित समय अवधि के ऊपर इकट्ठा करता है और उसमें से कोई एक ले लेता है। ये भी बहुत बड़े स्तर पर चलता है। ये किटी पार्टी भी जो चलती है, देखा जाए इसका छोटा स्वरूप है वो जी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये रेगुलेट हों और उसके जो अनुभव आते हैं, और जैसा अभी चर्चा के अंदर भी आया कि जितना दिखाई देता है उससे कई गुना दिखाई नहीं देता है। जैसे आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग जो बर्फ की शिला होती है वो 1/10 केवल दिखाई देती है, 9/10 डूबी रहती है। तो वास्तव में जो समस्या का आकार विजिबल है वो 1/10 है, उससे 10 गुना छिपा हुआ है जो पता नहीं चलता, क्योंकि लोग आते नहीं हैं, कुछ अशिक्षित या अशिक्षित भी हैं, झंझट में पड़ना नहीं चाहते, छोटा मोटा नुकसान हो चलो हो गया बात खत्म करो। तो इस कारण से, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है, उसको रेगुलेट करने के लिए आज का बिल आया था जी। सही बात है, बिल्कुल चिटफंड इंडस्ट्री में सुधार करना और उसको बढ़ावा देना इस बिल का
असल मकसद है। लेकिन आज संसद में कई और दूसरे मुद्दे भी उठे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर से दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा भी लोकसभा में उठा, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल समय छोटे से एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच, और लोकमंच पर आज हम बात कर रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उठे मुद्दों की। अब बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर का मुद्दा लोकसभा तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके पिछले कई दिनों से गैस चैम्बर बने हुए हैं। लोकसभा में भाजपा सांसद हंसराज हंस ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया और उन्होंने चर्चा की मांग की। दरअसल कई सदस्यों ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली और उसके आसपास, दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था, सारे सिस्टम पर पड़ रहा है, उसको लेकर सदन में गहरी चिंता आज पहले ही दिन देखने को मिली। आइए सुनते हैं हंसराज हंस जी ने क्या कहा। मैंने कहा यहाँ सियासी रहनुमा है और बहुत अच्छे लोग हैं, संगीतकार भी हैं, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, उस्ताद चरणजीत आहूजा। अब सारे के सारे कलाकारों की ओर से एक बेनती है कि उनके सब राग दरबारी खतरे में है। सबके गले प्रदूषित हवा से और गंदे पानी से खराब हो रहे हैं। सुर नहीं लग रहा सर, सुर रूठ गए हैं सर। अगर सुर, संगीत रूठ गया, कहते जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता। ये एहसान है 7 सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। सर सुर संगीत को बचाओ, शुद्ध हवा देने का कुछ और पानी को दोबारा टेस्ट कराओ, कुछ करो। इसमें राजनीति, जैसे पासवान साहब ने और अध्यक्ष जी ने बोला है, दोबारा प्लीज करो सर। मेरा भी सुर खराब हो रहा है। हंसराज जी का सुर खराब हो रहा है, दिल्ली में हवा खराब हो रही है और अब रिपोर्ट आई है दिल्ली का पीने का पानी भी खराब है। इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आने से कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर ये कैसी व्यवस्था बन रही है, कैसे सिस्टम बन रहा है, क्योंकि अगर वातावरण प्रदूषित होगा तो वो हमें और आप सबको प्रभावित करेगा। इसलिए लोकसभा में आज इस पर भी चिंता देखने को मिली। राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रदूषण का मुद्दा लोकसभा में भी पहुंच गया है। आज तो पहला दिन था और पहले ही दिन सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर एक लंबी चर्चा की मांग भी तय हुई है कि इस पर गहन चर्चा होगी, गंभीरतापूर्वक सब लोग इसमें भाग लें ताकि लोगों को, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? नहीं, देखिए ये बात तो सच है कि प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ा हुआ है। चाहे वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, या इवन जो सॉइल का जो प्रदूषण है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और कुछ जो जीवन शैली हमने अपनाई शायद उसका परिणाम है ये। अब गांधी जी, इस वक्त गांधी जी का 150वीं जयंती चल रही है, उनका जयंती वर्ष है ये। और ये बात बड़ी रेलेवेंट है। ये आज से 100 साल पहले, यानी जब ये समस्याएं इतनी विजिबल नहीं थी, वो गांधी जी जो विजनरी थे उनके ध्यान में बात आती थी। पानी के बारे में बहुत सेंसिटिव थे वो। पानी को व्यर्थ करना, इसके लिए वो, मतलब मैंने एक प्रसंग सुना है कि वो आनंद भवन गए और भोजन किया उन्होंने। रात्रि में भोजन करने के पश्चात उनके हाथ धुलाने के लिए पानी लेकर गए, स्वयं जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए, जग में लेकर के आए, हाथ धुलाया उनका, काफ़ी पानी बच गया, उसको फेंकने वाले तो गांधी जी ने उनको टोका है। ये उस जमाने की बात 100 साल पहले की, जब पानी का संकट उतना नहीं था। तो पानी का हमने दोहन ज़्यादा किया, पानी में हमने प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर दिया, सारा जो एफ्लुएंट है उसके अंदर बेचते चले जा रहे हैं, ये वायु के अंदर जो स्थिति हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसको भी राष्ट्रीय समस्या मान करके सब लोग बैठ करके, जिसको ब्लेम गेम जिसकी चर्चा आज हुई, उससे ज़रा ऊपर उठ करके इसके समाधान को खोजें। जैसे दिल्ली की बात है, मैं समझता हूँ पराली एक कारण हो सकता है, पर पराली एकमात्र कारण नहीं है। अब 1 करोड़ व्हीकल हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कहीं इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो व्हीकल्स के अंदर से धुआं कम निकले,
या उनके संख्या के बारे में शायद सोचना पड़ेगा। आगे का हम डिज़ाइन कुछ बनाएं, यदि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं तो हमको हर प्रकार के धुएं के बारे में योजना बनानी पड़ेगी कि वो कैसे कम हो। अब वो हंसराज हंस तो खुद बहुत बड़े कलाकार हैं, दुनिया के माने हुए कलाकार हैं। अपने गले की शिकायत की, मेरा खुद का गला बैठा हुआ है और मुझे और कोई वजह समझ में नहीं आती सिवाय इसके कि मैं प्रदूषित हवा को उपयोग करने के लिए मजबूर हूँ मैं। तो ये सारी जो स्थिति है सदन के अंदर, आज भी कई मान्य सदस्यों ने चर्चा की और मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ख्याल है शायद कल ही विस्तृत चर्चा इसके ऊपर होगी और सभी पूरा सदन पर चिंता व्यक्त करेगा। मेरा यही निवेदन है कि इसमें फिर इसको राष्ट्रीय समस्या मान करके और सब प्रकार के प्रदूषण का, चाहे वो जल का हो, चाहे वो वायु का हो और चाहे वो धरती का हो, उसके विषय में जब चिंता करें। अन्यथा देखिए, मैं और थोड़ी बात कहता हूँ, गांधी जी का ही नाम लेकर, गांधी जी का स्मरण करते हुए, गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बोलते थे जी। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का एक अर्थ मोटा मोटा लोगों ने ये लगाया कि वो कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो वो धन कमाता है तो उसको समाज के लिए वो लगाए, वो उसका ट्रस्टी है, ये भी एक अर्थ है उसका। लेकिन जो बड़ा अर्थ जो गांधी जी कहते थे, ये जो हमको पृथ्वी दी है, ये जो हमको अन्य सारी चीज़ें परमात्मा ने दी है, भगवान ने दी है, ये अगली पीढ़ी के लिए अमानत है, हम इसके ट्रस्टी हैं, हम इसको खराब न करें, हमारे लिए नहीं है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो हमने इतना इसका दुरुपयोग किया है, हमें उसमें मर्यादा बांधनी पड़ेगी और गांधी जी के बताए रास्ते पर प्रकृति के साथ जुड़ करके रहने के रास्ते में ढूंढने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ इसका स्थायी समाधान हो सकता है। अभी तो स्थिति बहुत गंभीर है जी, स्थिति बहुत गंभीर है। आपकी नज़र में प्रदूषण की स्थिति कैसी है? देखिए सब गंभीर है, वजह क्या है? कोई ऑड इवन की बात करता है, कोई पराली की बात करता है, कोई किसी और की बात करता है, कोई कहता है मौसम बदल रहा है, कोई ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। देखिए पिछले कुछ दिनों से जो टेलीविज़न की सुर्खियां है या अखबार की सुर्खियां जो बनी है कि दिल्ली का प्रदूषण किस स्तर के ऊपर आ गया है, कितना अलार्मिंग सिचुएशन एक ऐसा आ गया है कि स्कूलों को छुट्टी देना पड़ा, कितना ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर लाने पड़े। आपको ऐसा लगता नहीं है कि सारे देशवासियों के लिए एक शर्म की बात है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम प्रगतिशील देशों के कतार में जाकर खड़े रहने वाले अब उस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश की राजधानी के अंदर हम अच्छी हवा और अच्छा पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दुनिया वाले सोचेंगे कि ये भारत के बारे में, इस देश के बारे में हम जितना सुनते हैं, उसकी राजधानी का अगर ये हाल है तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा करके। ये सही बात है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक अर्बनाइजेशन हुआ है, एक टोटल कंक्रीट जंगल जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, हरियाली कम हो रही है, सीमेंट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, झाड़ काट के, पेड़ काट के वहाँ पर कंक्रीट जंगल्स तैयार किए जा रहे हैं, तो ये सब इसके लिए दोषी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना अलार्मिंग सिचुएशन आने के बाद हम आज नींद से क्यों जाग रहे हैं? ये तो एक इनबॉर्न ये चीज़ है कि हरियाली बचपन से हमको स्कूलों के अंदर सिखाया गया है, आपको स्कूल के अंदर सिखाया गया है, हमको सिखाया गया है कि प्लांट ट्री, झाड़ लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, वहाँ पे एनवायरनमेंट किस तरह से ये रहता है करके। उसके बावजूद अगर ये हुआ है तो मेरे हिसाब से ये हम सबका सर शर्म से झुकता है जब इस तरह की खबरें आती है। और हम यकीनन इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अर्बन डेवलपमेंट की जो कमेटी है जिसको लेकर खूब बवाल हुआ कि उसके अंदर कुछ एमपीज़ हाजिर थे, कुछ नहीं आए थे, दिल्ली के एमपीज़ जो है इतने अहम मुद्दे के ऊपर नहीं आए हैं। यकीनन वो दोषी है, वो कोई भी रहे। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन मैं नहीं गया था उस दिन, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं गया था? मेरे अपने शहर औरंगाबाद के अंदर पिछले 1.5 महीने के अंदर 11 नौजवान लड़कों के और बच्चों की, छोटे बच्चों की मौत हुई है डेंगू की बीमारी से। ये बीमारी क्यों हो रही है? तो पानी के अंदर मच्छर पैदा होता है और मच्छर की वजह से है तो लोगों की जान जा रही है। 11 लोगों की मौत हुई। उस दिन हमने मीटिंग लगाई वहाँ पे मेडिकल अथॉरिटीज़ के साथ, कॉरपोरेशन के साथ। तब जाकर एक बात सामने आई है कि हर महानगर पालिका के ऊपर ये बंधनकारक होता है कि हर साल वो अपने महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर पोल्यूशन लेवल किस तरह का है, एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करना होता है। 2014 से शिवसेना भाजपा की सरकार है, सत्ता उनके पास है, 2014 से वो रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की गई।
और आज सिचुएशन ये हो गया है कि महाराष्ट्र के जो 18 शहर है उसके अंदर मेरा शहर भी शामिल हो गया है कि जो पूरी तरह से प्रदूषित है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पर भी पैदा हो गई है। अब ये कमेटी के अंदर इन्होंने कहा कि हम सिर्फ दिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे, जबकि हमारी ये मांग थी कि देश भर के जितने भी शहर है जो इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, उन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर स्थानिक ही अगर नेता अगर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे को और बहुत कैजुअली ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारे एजेंडा के अंदर हम एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को किस तरह का महत्व देते हैं कि जहां पर सिर्फ महज 5 MPs अगर उसके अंदर आते हैं, अटेंड करते हैं, बाकी MPs अगर नहीं जाते हैं, तो हमारा खुद का भी ये देखिएगा कि हम लोगों को कैसा दोषी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम तो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम ही इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो जनता कहां से लेगी? जी बिल्कुल, सवाल उठता है और जनता सांसद से भी सवाल पूछती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र अग्रवाल जी यहां तक कहा कि ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकारें, हमारा शासन, दिल्ली में जो सरकार है वो ये लोगों से अपील कर रही है कि आप घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, ऑड इवन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। और यहां तक सुनने में आ रहा है, यहां तक चर्चा हो रही है कि जो पैसा आवंटित किया गया था प्रदूषण दूर करने के लिए, उस पैसे का भी उपयोग किया नहीं गया। हवा तो खराब दिल्ली की थी, अब पानी की खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि पानी भी दिल्ली का खराब हो चुका है। इस तरह की एक रिपोर्ट सामने आई है। राजेंद्र अग्रवाल जी, लेकिन यह सवाल बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा सवाल है कि प्रदूषण के मुद्दे पर समिति की बैठक होनी है और सांसद सदस्य उस बैठक में नहीं जाते। नहीं जाना चाहिए, बात तो ठीक है भाई, बहुत ठीक कह रहे हैं उस बात को, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि है। यदि वो उनकी तकलीफ़ों में, उनकी इच्छाओं में वो भागीदार नहीं होगा, उसको ठीक से उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। और उसका कुछ कारण भी हो सकता है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रकार के गंभीर मुद्दों के संबंध में जब जनप्रतिनिधि यदि लापरवाह रहेंगे तो उसका गलत मैसेज जाता है और उसका कुल मिलाकर के परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, प्रत्येक को बरतनी चाहिए। और केवल ये उस मीटिंग की बात नहीं है, अन्य विषयों के ऊपर भी यदि जनप्रतिनिधि एक अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वाह न करे तो प्रशासन के ऊपर भी नियंत्रण नहीं हो पाता। वही माध्यम वही है। अब जैसे डेंगू की बात है तो लोग जो है मर गए, बच्चे की मृत्यु हो गई, या मैं वहाँ का देखता हूँ गोरखपुर का, हमारे मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी सांसद रहते हैं, बराबर प्रश्न उठाते थे, लेकिन वहाँ जब वो गए, उन्होंने सारी चीज़ों को मॉनिटर किया, स्थिति बदल रही है। तो एक जो जनप्रतिनिधि की भूमिका है उससे वो यदि बचेगा जी, तो वो कहीं ना कहीं उसकी चूक है वो। जी बिल्कुल, और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल प्रदूषण का जो मुद्दा है वो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है राजेंद्र अग्रवाल जी। लेकिन जिस तरह से पहले दिल्ली की अगर मैं सिर्फ बात करूं, कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के इस तरह से वक्तव्य छपे, अखबारों में छपे हैं, इस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिए कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो पंजाब के कारण हुआ। वो पंजाब की कांग्रेस सरकार को दोष देने लगे और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केजरीवाल जी को दोष दिया। तो इस तरह की राजनीति भी कहीं ना कहीं एक मुद्दे को भटकाती है और जो असल समस्या होता है उसके समाधान में रोड़ा बनती है। लेकिन बात करते हैं पर्यटन की। पर्यटन से जुड़ा एक मुद्दा आज निशिकांत दुबे जी ने, भाजपा सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने आज लोकसभा में उठाया। वो जो सर्किट का जो जोड़ने का एक काम है पर्यटन के तहत, खासतौर से बुद्धा सर्किट की अगर मैं बात करूं, लेकिन वो बात कर रहे थे झारखंड में पर्यटन की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और उसके बाद सुनेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यटन केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने क्या कहा। और खासकर आंध्र प्रदेश जो है अध्यक्ष महोदय, वो टूरिज्म के लिए मैं आपको बताऊं कि ये रिसर्च का एक बड़ा विषय है। एक तरफ जहां मंदार पहाड़ है, दूसरी तरफ वहां 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल है, और उसी तरह से चंपापुरी ऐसा है जहां की भगवान वासुपूज्य जो जैन धर्म के हुए वो वहीं निर्वाण प्राप्त किए। तो पारसनाथ, देवघर, तारापीठ, त्रिकूट, मंदार,
और चंपापुरी और विक्रमशिला बटेश्वर स्थान का एक सर्किट बनाने के लिए वर्षों से मांग चल रही है और इससे झारखंड का टूरिज्म बूस्टअप होगा, जिससे लोग जो है ज्यादा रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। सिंगापुर और लंदन जैसे ऐसे देश हैं जो कि दिखाई दे रहा है कि टूरिज्म से उनको पैसा पड़ रहा है, लेकिन झारखंड सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण कि मंत्री जी ने कहा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, यदि कोई राज्य टूरिज्म में इतना कॉम्पिटेंट हो, लेकिन यदि उसकी राज्य सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है और टूरिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो क्या केंद्र के पास कोई ऐसी योजना है कि डायरेक्ट वो पैसा देकर वहां के अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि झारखंड प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया मूल प्रश्न में कि वहाँ पर लगातार योजनाएं चल रही हैं। ये बात साफ है कि सरकार ये चाहती है कि योजनाओं को समय पर पूरा करें, तब हम दूसरी योजनाओं को स्वीकृत करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव होगा, कभी ऐसा होगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी, पर्यटन से जुड़ा जो सर्किट क्षेत्र होता है, वो बात मैं चाहे यूपी की करूं, झारखंड की करूं, बिहार की करूं, देश के कई राज्यों में ऐसे सर्किट डेवलप करने की पर्यटन मंत्रालय ने समय समय पर कोशिश की है। आपकी सरकार जब से आई है उसने भी कई नए तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन राज्यों की भूमिका पर्यटन में, इस पर चर्चा मैंने देखा जरा कम होती है। हर चीज भारत सरकार एक नीति बनाती है, लेकिन उस पर राज्यों की भूमिका एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, जैसा निशिकांत दुबे जी ने भी कहा। अब देखिए, एक फेडरल सिस्टम है देश के अंदर, तो उसकी मर्यादा तो है। अब वो निशिकांत जी ने जो बात कही कि यदि यूसी नहीं भेज रही, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेज रही है सरकार प्रदेश की, और प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो क्या आप सीधे भी कर सकते हैं? तो करेगी मान लीजिए केंद्र सरकार, तो फिर वो फेडरल सिस्टम की बात आ जाती है। तो करना तो इसी तरीके से पड़ेगा कि प्रदेश सरकार उसको एग्जीक्यूट करे जल्दी से जल्दी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है मुहैया कराए, जिससे केंद्र सरकार फिर उसको सहयोग करे और कुल मिलाकर के विषय आगे बढ़े। लेकिन केवल झारखंड की बात नहीं है, देश के अंदर आप देखें टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं एक्सप्लोर भी हुई हैं। यानी मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर टूरिज्म के आंकड़े बहुत बड़े हैं, हवाई यात्राएं बहुत बड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर के इस सेक्टर के ऊपर उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई देता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि उनका सवाल तो झारखंड स्पेसिफिक था, परंतु टूरिज्म को लेकर के भी जो सामान्यतः चिंताएं हैं उसको उन्होंने व्यक्त किया। मैंने भी एक सवाल पूछा था, पूरक प्रश्न पूछा था, हस्तिनापुर जोड़ना चाहिए क्रेडिट सर्किट के अंदर। मंत्री जी ने कहा कि देखेंगे, इसको भी सोचेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के टूरिज्म के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, और टूरिज्म के संबंध में सर्किट भी बने जैसा आपने कहा, और जो सवाल उठे हैं उनका इस रूप में जरूर परिणाम होगा कि ये विषय और आगे बढ़ेगा। और अनेक देशों ने, बहुत सारे देशों की तो पूरी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है, पूरी की पूरी इकोनॉमी। तो हम इन अवसरों को खोजें, उनको डेवलप करें, उनको जो है प्रस्तुत करें, उसके लिए आवागमन के रास्ते निर्माण करें, वहाँ उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करें, तो इस सब के अंदर जॉब क्रिएशन भी होगा, देश को आमदनी भी होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है। इम्तियाज भाई, आप कैसे राज्यों की भूमिका को देखते हैं, खासतौर से पर्यटन के मामलों में? आमतौर पर मैंने देखा है कि भारत सरकार की योजनाएं, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है, उसको लेकर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन राज्यों की जो भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि उनकी जो भूमिका होती है वो कई बार पर्यटन के विकास में बाधक बन जाती है। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो मेरे क्षेत्र के अंदर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर है। एक तो अजंता है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, और दूसरा है एलोरा 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। हम पिछले कई सालों से ये गुहार लगा रहे हैं। अजंता के अंदर जापानीज गवर्नमेंट ने फंड किया है। आज इतने सारे बुद्धिस्ट सर्किट्स का अभी यही सैटरडे संडे के दिन वहाँ पे वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिट औरंगाबाद में होने जा रहा है, जहाँ पर दलाई लामा साहब तो आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थाईलैंड और बैंकॉक से आ रहे हैं। हमने सरकार से ये गुहार लगाई थी कि अगर आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट अगर डायरेक्ट थाईलैंड से, बैंकॉक से अगर औरंगाबाद के लिए लेके आते हैं और यहाँ पे वो अजंता एलोरा देखकर फिर जाके बिहार के अंदर जो बुद्धिस्ट सर्किट की जो बात हो रही है, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुद्धिस्ट सर्किट है, अगर इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो मेरे हिसाब से हम सही मानों में, जैसा आपको बताया गया है, कि हम अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर सकते हैं सिर्फ टूरिज्म के नाम के ऊपर। लेकिन ये बात सही है कि केंद्र सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट
अपनी तरह से काम करता है और राज्य सरकार का। जब तक ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मेरे हिसाब से हमारे पास इतना ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, हम उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसे सही मायनों में अगर हम मार्केट कर दे, एक उदाहरण के तौर पे मेरे शहर में मुंबई, औरंगाबाद, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, इसे हम गोल्डन ट्रायंगल की एक फ़्लाइट कहते थे। वो फ़्लाइट के अंदर सिर्फ अंग्रेज़ नज़र आते थे। 20 साल पहले वो अचानक वो फ़्लाइट बंद कर दी गई थी, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है। जब हम चुनकर आए, हमने है तो हरदीप पुरी साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हाथ जोड़कर कहा कि साहब अगर हमारी को इकोनॉमी को, हमारे रीजन को ग्रोथ करना है तो हमें फ़ॉरेन टूरिस्ट चाहिए, और वो फ़ॉरेन टूरिस्ट उसी वक्त आएंगे जब आप ये एयरलाइन स्टार्ट करेंगे। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 1 महीना पहले ही वो फ़्लाइट दोबारा 21 सालों के बाद शुरू की गई, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इतना ऐतिहासिक, इतना बड़ा, अगर आपके पास एक ट्रेजर है और अगर आप उसको सही तरीके से वर्ल्ड ओवर के अंदर मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस देशवासियों के साथ धोखा इस वजह से हो रहा है क्योंकि टूरिज्म जब ग्रो होगा तो इकोनॉमी ग्रो होगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे, लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा, होटल इंडस्ट्री ग्रो करती है, ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो करती है। ये सब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, लेकिन क्यों इसके अंदर रुकावटें आती है हमको समझ में नहीं आता। इसलिए हम भी चाहेंगे कि ये मुद्दा निशिकांत जी ने उठाया तो सही है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं इस सदन के अंदर कुछ अच्छे कदम इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए लिए जाएंगे। जी बिल्कुल इम्तियाज भाई, जो टूरिज्म का विषय है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा से रहा है। हर बार लगभग चर्चा भी इस पे होती है, हर बार सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन कई योजनाएं राज्य और केंद्र के समन्वय के अभाव में अधूरी रह जाती हैं या पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए राज्यों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। खैर, आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।